नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में यमुना खतरे के निशाने से 3 मीटर ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, पीने के पानी का संकट, राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। बाहुबली रॉकेट से कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। इसका सक्सेस रेट 100%। इसरो वैज्ञानिकों ने मॉडल लेकर तिरुपति में पूजा की। ऑनलाइन गेमिंग से खराब हुई बच्चे की दिमागी हालत, अचानक चिल्लाने लगता है फायर फायर। एसडीएम ज्योति मौर्य से समझौता के लिए पति आलोक मौर्य तैयार, सामने रखी ये शर्त। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात है। गुरुवार सुबह 10 बजे यमुना का जल स्तर 208.53 मीटर पर पहुंच गया। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किमी में है। केंद्रीय जल आयोग का आशंका है कि गुरुवार दोपहर तक जल स्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाके में जलमग्न हो जाएगा। यह एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हो गई हैं। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी से डूब गए हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बस निचले इलाके में 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा कि बाहरी राज्य के लोग दिल्ली में प्रवेश न करें। सिंधु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया गया है। भारी मालवाहन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे वाहनों की एंट्री जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने का आदेश दिया है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रवल के टावर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के लिए पानी की किल्लत हो सकती है। उधर सीएम आवास पर 500 मीटर तक जल भराव हो गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मॉनेटरी मार्केट, बाजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में पानी भर जाने से रूट्स में बदलाव किया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी भर चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए। डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से एहतियात के तौर पर नदी पर बने सभी 4 मेट्रो पुल से ट्रेन 30 किमी प्रति घंटे की गति से गुजर रही है। खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बचाव अभियान जारी है। इस इलाके में अभी तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यमुना पर 2 बैराज हैं, एक हैदरादून में डाक पत्थर पर तो दूसरा दिल्ली के अपर स्ट्रीम में। यमुनानगर के हथनीकुंड में यहाँ कोई बांध नहीं है। हिमाचल, हरियाणा में जब भी तेज बारिश होती है तो यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है। इसका असर दिल्ली में होता है। यही वजह रही है कि रविवार सुबह 11 बजे दिल्ली में यमुना का जल स्तर 203 मीटर था, जो बढ़कर गुरुवार को 208.53 मीटर तक पहुंच गया है। उधर हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। राज्य में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर भारत में रेलवे ट्रैक पर जल भराव के कारण अब तक 600 मेल एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुए हैं। रेलवे ने गुरुवार को बताया कि 7 से 15 जुलाई तक 300 मेल एक्सप्रेस और 406 पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई है। उनके अलावा 100 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 191 ट्रेन के रास्ते बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग के 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और निचले में 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश यानी 29 जिले में ऐसा है जहां बारिश की संभावना है। राजस्थान में अब बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। आज भी अधिकांश शहरों में मौसम साफ है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर समेत कई जिलों में सुबह से धूप निकली है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एरिया में हल्के बादल छाए हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में 6 दिनों तक मानसून पर ब्रेक लगाने के बाद फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 3 दिनों से उमस वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, कांकरे, नारायणपुर, बाजीपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे आज 5 अन्य जिलों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें जिंद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिले शामिल हैं। उत्तर बिहार में जहां मानसून मेहरबान है, वहीं प्रदेश में दक्षिण हिस्से में अब तक भारी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को 7 जिलों में भारी बारिश होने का लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 3 दशक के दौरान कभी भी 4 दिन के भीतर इतनी बारिश नहीं हुई। प्रदेश में 6 से 12 जुलाई तक 58.4 मिलीमीटर बारिश होती है, मगर इस बार 244.7 mm बारिश हुई है। यह नॉर्मल से 316% ज्यादा है, यानी जितने बारिश पूरे जुलाई महीने में होता है उतने बरसात 7 दिन में ही हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन आज दोपहर से शुरू होगा। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। मिशन के सफलता के लिए इसरो ने वैज्ञानिक तिरुपति मंदिर में पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिलीनियज मॉडल भी अपने साथ ले गए। चंद्रयान 24 से 25 अगस्त तक चंद्र पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंड के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्र की सतह पर बनेगा, उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेंगे। भारत चंद्रमा पर राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी होगा। यह वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यहीं चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई। चांद के गुरुत्व बल से पृथ्वी धीमी गति से घूमती है। चांद ना हो तो पृथ्वी तेजी से घूमने लगती है। दिन जल्दी बीतेगा, दिन महज 6 घंटे का हो। चांद ना हो तो हम ना चांद ग्रहण देख पाएंगे, ना ही सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी पर चांद ग्रहण होता है, तब चांद पर सूर्य ग्रहण होता है। धरती से सूर्य चंद्रमा एक आकार के दिखते हैं। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने से चंद्रमा सूर्य के बराबर दिखता है। धरती से चांद का सिर्फ 55% से 60% हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद पर अब तक 12 मानव जा चुके हैं। हालांकि 1972 के बाद पिछले 51 साल से कोई मानव चांद की सतह पर नहीं उतरा है। इस बार लैंडर ने चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो होंगे, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगा, ताकि वो इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। इस तरह इस बार लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा की परिक्रमा में घूमेगा और चंद्रमा से धरती पर जीवन के लक्षण पहचानने की कोशिश करेगा। भविष्य में इस डेटा का इस्तेमाल अन्य ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर जीवन की खोज को हो सकेगी। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण की। मिशन फेल होने पर क्या होगा और हल या विकल्प क्या हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में हम सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे थे। इसकी वजह यह थी कि खोजने के लिए हमारे पास सड़क हादसे की तरह मौके पर पहुंचा हालात को जानने या फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए चंद्रयान 2 का मिशन के डेटा का विश्लेषण किया और उसके सिमुलेंस में देखा कि क्या गलत हुआ, कहाँ समस्या थी। आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ अपने बिगड़े रिश्ते को संवारने के लिए समझौते को लेकर तैयार हो गए हैं।
पीएम ज्योति मौर्य पर पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई। मीडिया के अनुसार आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य से विवाद की असली वजह मनीष दुबे को बताया है। मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य की शिकायत पर बैठी जांच के बाद जहां एक तरफ कार्रवाई की तलवार लटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य से अपनी संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य और उनके बीच 2010 से 2020 के बीच कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मनीष दुबे की एंट्री के चलते उनके परिवार बिखर गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलोक मौर्य ने दावा किया कि उनके पास पति ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत का ऑडियो मौजूद है। इसके अलावा अन्य बातें भी दोनों के बीच जो हुई है उसके सबूत भी है। इसी को लेकर उन्होंने जब ज्योति मौर्य से बातचीत की तो उनकी तरफ से विवाद खड़ा हो गया। उनके परिवार पर फर्जी आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए गए। आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने परिवार के बिखराव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ज्योति मौर्य मनीष दुबे के चलते उनसे लगातार दूरी बनाती गई। यही वजह है कि विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि आलोक मौर्य का कहना है कि वह 2 बच्चों के लिए अभी भी समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले ज्योति मौर्य को सब कुछ ठीक करना होगा। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के प्रति हमदर्दी जताने वाले पर निशाना साधा। आलोक मौर्य ने कहा कि जिस मनीष दुबे के चलते हमारा परिवार बिखरा है, उसी मनीष दुबे की पत्नी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उसकी पत्नी ने भी मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ज्योति मौर्य के प्रति हमदर्दी रखने वालों को मनीष दुबे की पत्नी के प्रति भी हमदर्दी रखनी चाहिए। वहीं पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर 6,50,000 के अवैध वसूली के आरोप पर भी आलोक मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उससे जुड़े तमाम सबूत उनके पास हैं। जांच टीम को उन्होंने सौंपा है। आलोक मौर्य ने कहा कि उन्हें पुलिस और जांच टीम पर पूरा भरोसा है। अभी तक जो जांच चली है उससे वह पूरी तरीके से संतुष्ट भी है। आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति ने उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ही परिवार के सदस्य पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, साथ ही दूसरे तरीके से भी उनका उत्पीड़न किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह 2 बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो समझौते के लिए तैयार है। दुनिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहे भारत की दमक आज फ्रांस में भी दिखाई देगी। वहां पर भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां फ्रांस में नेशनल डे में शामिल होंगी, जबकि स्पेशल गेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वे 14 जुलाई को मनाए जाने वाले फ्रांस के नेशनल डे बैरिस्टल डे पैरेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी। इससे पहले वे आज फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। उसके अलावा 11 बजे पेरिस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उस वक्त फ्रांस में शाम के 4:30 बज रहे होंगे। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी का यह दौरा फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव है। इसके साथ ही दोनों देश रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते होने की भी उम्मीद है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 1998 में हुई थी। फ्रांस के नेशनल डे पे पीएम मोदी के आगमन को लेकर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ अंतिम वक्त तक तैयारियों में जुटे रहे। उन्होंने कहा जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चुनाव जीत कर एक युवा राष्ट्रपति बने, तभी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। तब से मैक्रो प्रधानमंत्री की काफी इज्जत करते हैं। उन दोनों की फोन पर बातचीत भी होती रहती है। पिछले दिनों ग्लोबल फाइनेंसिंग समिति आयोजित हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुझाव भी लिया था। विश्व को एकजुट करने पर उनकी चर्चा होती रहती है। दोनों देशों की वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में फ्रांस भारत के संबंध अतुलनीय है। दोनों देश अंतरिक्ष यात्रा में साथ रहे हैं। हमारा संबंध तकनीकी क्षेत्र में बहुत
घनिष्ठ है। 2014 से हमारे आर्थिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वे भारत में मौजूद हैं। भारत को एक एक्सपर्ट हब रूप में देखा जाता है। किसी भी देश को किसी दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना बड़े ही सम्मान की बात है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध कितने घनिष्ठ हैं। आदिपुरुष के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेकर्स के खिलाफ देश के 6 राज्य में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज यानी गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हालांकि उन्होंने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज यानी गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मेकर्स के पैरवी कर रहे काउंसिल को कहा, कोर्ट अनलिमिटेड मामलों की सुनवाई नहीं करता। आप पहले सभी मामलों की एक लिस्ट बनाकर लाएं, उसके बाद ही केस पर सुनवाई हो सकती है। आपके लिए यहाँ कोई अपवाद नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने फिल्म आदिपुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि जिस रामायण के किरदारों की पूजा की जाती उसे एक मजाक की तरह दिखाया गया है। ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया? फिल्म को पास कर देना एक ब्लेंडर है। फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पिक्चर हिट होती है। रिपीट, ऐसे फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया? फिल्म को पास कर देना एक ब्लेंडर है। फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि पिक्चर हिट हो जाती है। अगर आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाएं जिसमें गलत चीज को दर्शाया गया हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। आपको कुरान बाइबल को भी नहीं छूना चाहिए। फिल्म आदिपुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर ने 8 जुलाई शनिवार को लोगों से माफी मांग ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उनकी फिल्म के जरिए जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके लिए वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। फिल्म के विवादित डायलॉग्स पर पहली बार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।